बीएनडी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। संज्ञा प्रकरण का अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें 2009 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न हैं। प्रश्नों को समझने से, इन सब को पढ़ने से पीछे अब तक क्या क्या आ गया, कौन से प्रश्न रिवाइज हो रहे हैं और किन प्रश्नों को पढ़ने से हमें बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा, ये समझ हम सबकी बढ़ेगी। उसी के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो आइए, 24वां प्रश्न है इसमें से। प्रगृह्यम पदस्य तात्पर्यमस्ति। प्रश्न पूछ रहा है प्रगृह्यम पदस्य तात्पर्यमस्ति। इस पद का तात्पर्य है। आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत एजुकेशन 2010 में पूछा हुआ प्रश्न है। सबसे पहले हम प्रगृह्य के सूत्र को पढ़ेंगे, इसके बाद में ये सारा हमें समझ में आएगा। ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, ये सूत्र है इसका। और वृत्ति में लिखा है ईदुदेदंतम, ईदुदेदंतम द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। द्विवचनम प्रगृह्यम स्यात्। व्याकरण पढ़ने के लिए, व्याकरण के उत्तर निकालने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि पदच्छेद हमें आना चाहिए। सूत्र का पदच्छेद करके हम देखेंगे, उसी से सारा मामला समझ में आएगा। ई और यहां पर जीरो से ही पढ़ लेते हैं। द हलंत है, द हलंत लिया तो ऊ की मात्रा बचेगी, ऊ भी बड़ा है, ऊ और द, इसको भी हलंत लेंगे। द हलंत लिया तो ए की मात्रा बचेगी, ए और द। अब यहां से संधि हटाएंगे तो ये अपने पास में बचेगा ई और त, ऊ और त, ए और त। इन तीन शब्दों को समझना है। यही प्रगृह्यम है, इसी को प्रगृह्यम कहा जाता है और इसी से बाकी का सारा हमें समझ में आएगा। ई और त लिखा हुआ है, इसका अर्थ है इकारांत। दोनों का एक ही बात है। और भी सरल लिखना चाहें तो जिन के अंत में, जिनके अंत में दीर्घ ई की मात्रा हो, जिन शब्दों के भी अंत में दीर्घ ई की मात्रा हो उनको इकारांत कहा जाता है। फिर आगे दूसरा शब्द लिखा हुआ है ऊ और त, इसका अर्थ होगा उकारांत। जिन शब्दों के या जिनके अंत में दीर्घ ऊ की मात्रा हो, जिनके अंत में दीर्घ ऊ की मात्रा हो उनको उकारांत या ऊ या त ये कहेंगे। और अब रहा अपने पास में ए और त, इसका अर्थ होगा एकारांत। जिन शब्दों के अंत में, जिन शब्दों के अंत में ए की मात्रा हो। फिर से लौट के आइए, ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम। इसको अलग किया तो ई और द, ऊ और द, ए और द। संधि जब हटेगी, जैसा तो संधि जब हटेगी तो ई और त, ऊ और त, ए और त, अर्थात ये ई और त इसका अर्थ है दीर्घ इकारांत, ऊ और त इसका अर्थ है दीर्घ उकारांत, ए और त इसका अर्थ है एकारांत। ये किसमें होने चाहिए? द्विवचन में। द्विवचन में यदि इकारांत है, उकारांत शब्द है और एकारांत शब्द है तो उसको प्रगृह्यम कहा जाता है। ये सीधा और सरल इसका अर्थ है।
ये हमने अलग कर लिया। अब इसका सूत्रार्थ हम जोड़ते हैं। द्विवचन में दीर्घ इकारांत है तो प्रगृह्यम होगा। जैसे हरि, हरि शब्द प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन है तो ये हो गया अपने पास में प्रगृह्यम। पहली स्थिति। दूसरी स्थिति है द्विवचन में ही दीर्घ उकारांत शब्द हो। जैसे गुरु, ये प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में गुरु शब्द से बनता है, ये भी प्रगृह्यम हो गया। और तीसरी स्थिति है एकारांत, ये दीर्घ नहीं होगा क्योंकि इनमें दीर्घ होता ही नहीं है। गंगे, ये भी प्रगृह्यम हो गया क्योंकि प्रथमा, गंगा शब्द प्रथमा और द्वितीया का द्विवचन है। द्विवचन में ही एकारांत, तो जैसे गंगे, ये भी प्रगृह्यम हो गया। कोई भी शब्द द्विवचन में हो दीर्घ इकारांत हो, द्विवचन में हो दीर्घ उकारांत हो, या फिर द्विवचन में एकारांत हो तो उनको प्रगृह्यम कहा जाता है। अब वापस लौट के चलिए प्रश्न पर। प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि प्रगृह्यम पदस्य पद का तात्पर्यमस्ति, तात्पर्य क्या है। अभी तक हमने सीखा है कि प्रगृह्यम किसको कहा जाता है। अभी तक हमने प्रगृह्यम के उदाहरण कौन कौन से हैं जो बार बार आते हैं उनको सीखा है। अब हम देखेंगे कि प्रगृह्यम का और सरल अर्थ क्या हो सकता है। तो यहां पर उदाहरण लिख करके हम देखते हैं। हरि एतौ, ध्यान दीजिएगा स्थिति की ओर। हरि धन एतौ, दीर्घ संधि हमने पढ़ी है, सॉरी यण संधि हमने पढ़ी है। किसी भी शब्द में ई या ई की मात्रा हो, उसके बाद में समान स्वर नहीं हो, ई के बाद में ई नहीं हो, तो वहां पर, भाई तू बाद में पढ़ा लेना, पहले मेरा है नंबर, तो वहां पर यण संधि होनी चाहिए। तो यहां सूत्र है इको यणची। सूत्र ने कहा कि यहां यणादेश हो, यणादेश अर्थात दीर्घ ई के स्थान पर यह प्राप्त है। लेकिन अभी जो सूत्र हमने पढ़ा ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, सूत्र ने कहा कि हरि की प्रगृह्य संज्ञा होनी चाहिए। हरि की प्रगृह्य संज्ञा। सूत्र ने इसको रोक करके कहा कि हरि प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में है और जो भी शब्द दीर्घ इकारांत होंगे उनमें यण संधि नहीं होकर के मेरा नियम काम करेगा। तो यहाँ पर हरि की प्रगृह्य संज्ञा हो गई। हरि ऐसे के ऐसे रहा, हरि धन एतौ। जहां भी प्रगृह्य संज्ञा होगी वहां हम जानते हैं सूत्र काम करेगा प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। इस सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव, प्रकृति भाव का अर्थ है संधि और संधि युक्त, सॉरी संधि विच्छेद और संधि दोनों पद समान रहेंगे, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा। हरि एतौ इति रूपम सिद्धम। अब ये बाकी का सारा मामला हमें समझ में आ गया। हरि एतौ, हरि प्लस एतौ संधि विच्छेद का पद भी वही है और हरि एतौ संधि होने के बाद में भी पद वही है। तो प्रगृह्यम का अर्थ है पहले पहचान करना, उसके बाद में प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव करना। तो संधि युक्त और संधि विच्छेद दोनों में कोई अंतर नहीं होता है। तो प्रगृह्यम पद का सीधा और सरल तात्पर्य हो गया संधि नियमेभ्य वियुक्तम, संधि नियमों से युक्त वियुक्तम अलग स्वतंत्रम पदम, स्वतंत्र पद जिसमें संधि विच्छेद भी एक ही हो और जिसमें संधि भी एक ही हो, अर्थात संधि विच्छेद
और संधि युक्त पद दोनों में कोई अंतर नहीं हो, उसी को प्रग्रेम कहा जाता है। ये पहला प्रश्न था प्रग्रेय संज्ञा में से। दूसरा प्रश्न देखिए, ईदुदे दंतम द्विवचनम स्यात्, वही पूछा जा रहा है, 2016 में पूछा गया प्रश्न है, अलग अभी हमने किया था, फिर से करेंगे। ई और तय, दूसरा बचेगा उ और द, ए तय और अंतम। द्विवचन में दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्द स्यात् होते हैं। द्विवचन में दीर्घ उकारांत और एकारांत शब्दों की संज्ञा होती है। अभी हमने पढ़ा है प्रग्रेय संज्ञा इसकी होती है। दूसरा प्रश्न आ गया, एक बार सूत्र को समझा, एक उदाहरण समझा, उसके बाद में किसी भी प्रकार का प्रश्न सूत्र से आता है तो हम इसको हल कर देंगे। एषु प्रग्रेय संज्ञायाः उदाहरणमस्ति, इनमें प्रग्रेय संज्ञा का उदाहरण है, इनमें प्रग्रेय संज्ञा का उदाहरण है। तो एक सूत्र तो हमने पढ़ा, दीर्घ इकारांत होगा, दीर्घ उकारांत होगा और एकारांत, यदि ये तीनों ही प्रकार द्विवचन में है तो वो प्रग्रेय संज्ञा के उदाहरण है। ये एक सूत्र अभी तक हमने पढ़ा है, इसके आधार पे उत्तर निकालेंगे। ध्यान दीजिएगा, हरि दीर्घ की मात्रा है, प्रग्रेय संज्ञा का उदाहरण है। यहाँ विष्णु, ये ऋषु एक ही मात्रा है तो प्रग्रेय संज्ञा का उदाहरण नहीं है। दीर्घ होता तो उदाहरण होता। और गंगे, गंगे भी पढ़ा है हमने, एकारांत है, द्विवचन में है तो दीर्घ संज्ञा का प्रग्रेय संज्ञा का उदाहरण है। अब अपने पास में कन्फ्यूजन की स्थिति शेष रही, ई इंद्र है, इसको और हल करके देखेंगे। गंगे अमु को हल कर लेते हैं, तीनों हो जाएंगे। हरि एतऊ को अभी हल किया है हमने। गंगे अमु, गंगे धन अमु, यह स्थिति है। यहाँ पर सूत्र काम करेगा। ध्यान दीजिए, ग में मात्रा है एक ही, ए के बाद में कोई भी स्वर हो, आगे लिख लेते हैं इसको, ए के बाद में कोई भी स्वर हो तो वहां पर अयादि संधि का नियम काम करता है। एचो ये वायावह है, एचो ये वायावह है, इसके द्वारा अयादि आदेश प्राप्त है। यहाँ पर अयादि, अयादि का यहाँ अर्थ होगा गंगे के ए के स्थान पर अय आदेश, ये प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी जो सूत्र पढ़ा, ईदुदेद द्विवचनम प्रग्रेयम, सूत्र ने कहा कि यहाँ पर ग में एक ही मात्रा है, ग में एक ही मात्रा है, द्विवचन में है, इसलिए ये सूत्र काम नहीं करेगा। यहाँ पर मेरा ही नियम चलेगा। तो ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम, इस सूत्र के द्वारा एक गंगे की प्रगृह्य संज्ञा, गंगे को प्रगृह्य माना गया। तो स्थिति में फिर भी कोई बदलाव नहीं है, अपने पास ऐसे कैसे रहेगा, गंगे और अमु। जहां भी प्रगृह्य संज्ञा होगी वहां हम जानते हैं सूत्र काम करेगा। प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम, सूत्र के द्वारा प्रकृति भाव, ये दूसरा उदाहरण हमने सिद्ध कर लिया। प्रकृति भाव हो गया तो संधि और संधि युक्त पद एक समान रहेंगे, गंगे अमु इति रूपम सिद्धम। दो काम हमने किए, प्रग्रेय संज्ञा और प्रकृति भाव सी का, साथ में ये किस सूत्र का अपवाद है वो भी हमें पता चल गया। दो हो गए। फिर आगे चलिए, तीसरे सूत्र के लिए हमें तीसरे उदाहरण के लिए पढ़ना पड़ेगा। निपात एका जनांग, निपात एका जनांग, ये भी पदच्छेद से हमें समझ में आएगा। ये तो ऐसे कैसे रह जाएगा, आदत छोड़ने में समय लगता है, अच्छी या बुरी। निपात एका जनांग,
अलग करेंगे तो निपात ऐसे कैसे रहेगा, कोई बदलाव नहीं है। एक अच, फिर अन और आन, इन दोनों का अर्थ एक साथ जुड़ेगा, नकारात्मक अर्थ है। अन नहीं हो, आन, आन को छोड़ करके। ये सूत्र कहता है कि यदि अकेला अच भी है, अकेला स्वर भी है आ को छोड़ करके, तो उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होनी चाहिए। अकेला स्वर है, आन को छोड़ करके है, तो उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा होनी चाहिए। ये ई इंद्र है, इसी सूत्र का उदाहरण है। ई इंद्र है, अरे यह इंद्र है। ई प्लस इंद्र है, ई के बाद में ई है, ई के बाद में ई हो तो दीर्घ संधि में दीर्घ ई बनती है। तो यहाँ सूत्र प्राप्त होगा। सबसे पहले अक है, स्वर्ण दीर्घ है, सूत्र के द्वारा स्वर्ण दीर्घ आदेश प्राप्त है। स्वर्ण दीर्घ आदेश प्राप्त, ये हम जानते हैं कि स्वर्ण दीर्घ का अर्थ है ई प्लस ई बराबर दीर्घ। लेकिन निपात एका जनांग सूत्र कहता है कि ई अकेला है, निपात है, इसलिए आपका नियम काम नहीं करेगा, मेरा नियम यहाँ काम करेगा। तो यहाँ सूत्र लगेगा निपात एका जनांग, सूत्र के द्वारा निपात एका जनांग, सूत्र के द्वारा प्रगृह्य संज्ञा, इस सूत्र के द्वारा ई की प्रगृह्य संज्ञा, ई की प्रगृह्य संज्ञा, प्रगृह्य संज्ञा हो गई तो स्थिति में कोई बदलाव नहीं है। ई प्लस इंद्र है, ई प्लस इंद्र है, यही स्थिति रहेगी। और जहां भी प्रगृह्य संज्ञा होगी वहां सूत्र काम करेगा, प्लुत प्रगृह्य अचि नित्यम। इसके द्वारा प्रकृति भाव, प्रकृति भाव जब हुआ तो हमारा रूप सिद्ध हुआ, ई इंद्र है इति रूपम। वापस लौट के आइए प्रश्न की ओर। अब ये पूरा स्पष्ट हो गया हमें। एसु प्रगृह्य संज्ञायाः उदाहरणमस्ति, इनमें से प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण है तो हरि एतो और गंगे अमु, ये दो उदाहरण तो है ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम के। और ई इंद्र है, यह उदाहरण है निपात एका जनांग है। सिलेबस में जब हम देखेंगे तो इसका कोई उल्लेख नहीं है, निपात एका जनांग, इसके लिए कहा भी नहीं जाता। लेकिन फिर भी इसका उदाहरण संस्कृत एजुकेशन की 2023 की परीक्षा में आ गया। सारे प्रश्न समझ के थे। तो क, ग और घ ये हमारा सही उत्तर है यहां पर। फिर आगे हम चलते हैं। ईदुदेद द्विवचनम प्रगृह्यम इति सूत्रस्य उदाहरणमस्ति, इस सूत्र का उदाहरण है 2018 में, 2016, 2018, 2023 सूत्र एक है। उसके प्रसिद्ध उदाहरण जो हमें बार बार पढ़ने को मिलते हैं वो ही पूछे जा रहे, कुछ बदलाव के साथ हमें पूछे जा रहे हैं। ये ही समझ आपको यहाँ मिलेगी। विष्णुदय, सहिसा, प्राच्छति और हरि एतव। तो हरि एतव इस सूत्र का उदाहरण है। फिर आगे पूछा गया निम्नलिखितेषु प्रगृह्य संज्ञक है शब्द है अस्ति, निम्नलिखित में से प्रगृह्य संज्ञक शब्द है। फिर से हम इसको रिवाइज करते हैं। द्विवचन में दीर्घ, कोई भी शब्द द्विवचन में है तो प्रगृह्य संज्ञक होगा। कोई भी शब्द द्विवचन में है तो प्रगृह्य शब्द संज्ञक होगा, और कोई भी शब्द द्विवचन में है तो प्रगृह्य संज्ञक होगा। तीन स्थितियां हमने पढ़ी थी। ये दीर्घ इकारांत होना चाहिए, दीर्घ उकारांत और एकारांत। यदि ये द्विवचन में है तो प्रगृह्य संज्ञक होंगे। तो हरि ऋसु इकारांत है, नहीं है। गुरु ऋसु उकारांत है, नहीं है। गंगा आकारांत है, नहीं है। विष्णु शब्द गुरु शब्द के समान प्रथमा और द्वितीया के द्विवचन में बनता है, इसलिए ये प्रगृह्य संज्ञा का उदाहरण है।
ये प्रश्न पूछा गया 2016 में। आज के लिए इतना ही। कम पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, समय से पढ़ेंगे, नियमित पढ़ेंगे तो हमें ये सब सारा याद होता चलेगा। कोर्स भी हो रहा है, कैसे प्रश्न आ गए उनकी समझ भी हमें हो रही है। समय से जुड़िए, देर से जुड़ेंगे तो कभी लोटा उठाएंगे तो डंडा गिरेगा, डंडा उठाएंगे तो लोटा गिरेगा, साथ रहेंगे तो न लोटा गिरेगा न डंडा गिरेगा, सब साथ में रहेंगे। हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।